सोचो, अगर 10 से 15 साल सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री में पैसा लगाते और होल्ड करते, कुछ भी ना करते, तो आज आपका पोर्टफोलियो किस साइज का होता? देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल से लेके पेट्रोलियम, फिर उसके बाद अब टेलीकॉम में और आगे अब क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलायंस का फ्यूचर अभी क्या लगता है, क्या अब भी ये शेयर एक मल्टीपैगर बन सकता है, कंपनी करंटली अभी क्या बिजनेस कर रही है, उस पर क्या फोकस है एंड आने वाले दिनों में कंपनी का किस चीज़ पे फोकस है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री जो हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, इसको शुरू किया था श्री धीरूभाई अंबानी ने, बट उसके बाद मुकेश अंबानी ने इस कंपनी को काफ़ी अच्छे लेवल पे ऊपर लेके गए और नए नए बिजनेस के साथ कंपटीशन में अपने आप को कोप अप किया। शुरुआत हुई थी टेक्सटाइल से, जो कि धीरूभाई अंबानी जी ने किया था। उसके बाद पेट्रोलियम से लेके टेलीकॉम और आने वाले दिनों में कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस कर रही है। आइए हम समझते हैं वन बाय वन कि कंपनी क्या करती है और किस सेक्टर में कंपनी का कितना रेवेन्यू आता है। सबसे पहला बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का ऑयल का। जो भी ऑयल इंपोर्ट होता है, रिलायंस इंडस्ट्री उसे रिफाइन करती है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, पेट्रोकेमिकल, पॉलिस्टर ये सब मटेरियल निकालती है और मार्केट में उसे सेल करती है। ये बहुत ही कैश जनरेशन वाला बिजनेस है, बट लो मार्जिन का है। बट उसके अलावा इसमें बेनिफिट ये है कि बहुत हैवी वॉल्यूम पे ये काम होता है। अब आने वाले समय में इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अभी आप सब जानते हैं कि सोलार का सिस्टम चालू हो चुका है, तो उसके चलते पेट्रोल का इंपोर्ट भी धीरे धीरे कम होगा, डिपेंडेंसी भी कम होगी और हमारे देश में भी काफ़ी पेट्रोल होता है। ये रिफाइन का बिजनेस चलेगा तो जरूर, बट आने वाले दिनों में हो सकता है कि इसमें मार्जिन में मारामारी हो जाए और डिपेंडेंसी कम हो जाए। ऑयल के बिजनेस से रिलायंस इंडस्ट्री को 50% ऑफ द रेवेन्यू आता है। 50 to 55% ऑफ द रेवेन्यू आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्री ऑयल से ही जनरेट करता है। अब बात करते हैं सेकंड बिजनेस के बारे में। सेकंड बिजनेस है रिटेल का बिजनेस, जिसके अंदर रिलायंस डिजिटल आता है, रिलायंस स्मार्ट आता है और क्लोथिंग का रिलायंस ट्रेंड भी आता है। ये एक ऑनलाइन बिजनेस ज़्यादा है रेदर देन फिजिकल स्टोर। फिजिकल स्टोर्स भी है, बट आज के दिन में आप जानते हैं कि ऑनलाइन में ज़्यादा सेलिंग होती है, तो उसमें भी कंपनी लीड कर रही है और इसमें कंपनी का 27 से 30% ऑफ द रेवेन्यू रिलायंस डिजिटल से ही आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस आता है जो कि थर्ड बिजनेस है, इसमें से 15% ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्री का रेवेन्यू आता है, वो है जियो टेलीकॉम सेक्टर। जब मुकेश अंबानी ने देखा कि आने वाले दिनों में इंटरनेट का बहुत अच्छा फ्यूचर है और टेलीकॉम सेक्टर का, तो उन्होंने जियो को लॉन्च किया। आज आपके पास, मेरे पास, सबके पास जियो का टेलीकॉम है और हम जियो का सिम यूज़ करते हैं और उसके सर्विस के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा है और स्पीड भी बहुत ही अच्छी है। आने वाले दिनों में हमें 6G का भी एक्सपीरियंस होगा और एक अच्छा इंटरनेट स्पीड मिल सकता है। एक सिर्फ इंटरनेट स्पीड के आते ही बहुत सारे एंटरप्रेन्योर और बहुत सारे बिजनेस में ग्रोथ हुई। बहुत बार ऐसा होता है कि एक बिजनेस के आने पे बहुत सारे बिजनेस में डेवलपमेंट होता है। जैसे इंटरनेट था, इंटरनेट आने के बाद से लोगों में कनेक्टिविटी आई और बहुत सारे बिजनेस में अपॉर्चुनिटी आई। जैसे ऑनलाइन सेलिंग भी जो चालू हुआ, वो इसलिए चालू हो पाया, स्मार्टफोन की सेलिंग भी इसलिए चालू हो पाई क्योंकि इंटरनेट सस्ता हो गया था। ये सब जो क्रेडिट जाता है कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्री को ही जाता है कि उन्होंने जियो को लॉन्च किया। ये बहुत ही अच्छा सेगमेंट है जिसमें से कंपनी बिजनेस जनरेट करती है, बट ये 15% ऑफ द रेवेन्यू है सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री का। जो फोर्थ बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्री का, उसमें से आई थिंक लेस देन 5% ऑफ द रेवेन्यू आज के दिन में जनरेट होता है, बट ये रिलायंस इंडस्ट्री का फ्यूचर प्लान है कि आने वाले दिनों में ये ग्रो करेगा। ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है कि क्या आप भी इस स्टॉक को रखते हैं या नहीं रखते हैं, या इस सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है या नहीं किया है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, सोलार पैनल के बारे में, विंड एनर्जी के बारे में। देश की सबसे बड़ी कंपनी और सबसे बड़े लीडर मुकेश अंबानी ने रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो भी जानते हैं आने वाले दिन जो है ये बहुत बड़ा फ्यूचर बन सकता है। तो आपने भी किसी रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर पे इन्वेस्टमेंट किया है? अगर नहीं किया है तो इसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए आपको कि क्या ये देश का फ्यूचर बन सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में रिन्यूएबल एनर्जी रिलायंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा कैश जनरेशन वाला बिजनेस बन सकता है। आज के दिन में जैसे ऑयल है, टेलीकॉम है, हमें पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, बट इतना तो जरूर कॉन्फिडेंस आता है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्यूचर जरूर होगा। इसलिए मुकेश अंबानी ने इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री का फंडामेंटल चेक करना टोटली वर्थ है, क्योंकि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू ओनली 2.18 है, जो कि बहुत सारे कंपनी से सस्ता है। मार्केट कैप 19 लाख करोड़ का है, इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। पी ओनली 24 का है एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.43 है। एक एग्जांपल है कि अच्छा बैलेंस शीट कैसा होता है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत इंप्रेसिव है, 2.18।
अब हम चलते हैं यहाँ कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। अगर आप देखेंगे कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रो किया है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो डबल डिजिट में ग्रोथ है। इतनी बड़ी कंपनी का डबल डिजिट में ग्रो होना बहुत बड़ी बात होती है। हर साल डबल डिजिट पे ग्रोथ है, इवन प्रॉफिट पे भी डबल डिजिट का ग्रोथ है। एक आधा साल ऐसा हो जाता है बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। एंड बैलेंस शीट पे भी आप देखेंगे तो कम्प्लीटली रिजर्व में हमेशा ग्रोथ हुई है। 7 लाख करोड़ से बढ़ते बढ़ते 8 लाख करोड़ धीरे धीरे बढ़ते ही गया है। एंड बोरोइंग्स की बात करेंगे तो हमेशा एक बैलेंस पे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड होल्डिंग्स की अगर बात करेंगे तो 50% प्रमोटर्स के पास है। एंड एफआई और डीआई की बात करेंगे तो उनका भी काफ़ी अच्छा स्टेक्स है। कंपनी हर तरीके से सेफ लगता है मुझे। कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। एंड पी रेशियो की अगर आप बात करेंगे तो 25 का इसका मीडियम पी है। एंड ओवरऑल देखेंगे तो 19 का है। इवन दो कंपनी कभी ग्रो करती है कभी नहीं करती है, बीच में काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेशन फेज पे था। ऐसा नहीं होगा कि उस समय पे प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं हुआ होगा। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो प्रॉफिट में कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ था। यहाँ कुछ समय के लिए रुका था बट उसके बाद कंटिन्यूसली ग्रोथ हुआ था, बट शेयर प्राइस पे ग्रोथ नहीं हुआ था। तो ये चीज़ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता है कि एक शेयर प्राइस अगर ऊपर और नीचे जा रहा है तो उसका कंपनी से कुछ लेना देना है कि चलो कंपनी ख़राब है या अच्छी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटिमेंट के हिसाब से भी ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अभी मार्केट में करेक्शन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे कंपनी ख़राब है। अभी ओवरऑल मार्केट में करेक्शन है, इसी के लिए करेक्शन चल रहा है। अब हम रिलायंस इंडस्ट्री का टेक्निकल चेक करते हैं। अगर आप लॉन्ग ब्रॉड व्यू में अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का टेक्निकल, तो एक समय था यहाँ पर काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक ये 5-6 साल तक था। आई थिंक 2009 से लेके ये 2000, इसको हटा देते हैं, 2017 तक का ये कंसोलिडेशन था। बट उसके बाद कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आप देखेंगे तो अभी लाइफ हाई से अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स है, 560% है। अगर आपने अच्छे से एवरेज किया होता तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलता। ये टोटली जस्टिफाई है। अगर आपको 6 टाइम्स रिटर्न भी अगर मिलता है यहाँ पर तो कोई गलत नहीं है। अभी हम लेके चलते हैं आपको रिसेंट पैटर्न पे जो अभी बन रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय से कंसोलिडेशन फेज पे है। एक कंसोलिडेशन फेज भी जो होता है एक स्विंग ट्रेड के लिए अच्छा ऑप्शन है। यहाँ हम मार्क करते हैं सपोर्ट्स को। ये एक सपोर्ट हुआ, ये इसका एक सपोर्ट हुआ, ये एक रेसिस्टेंट है, ये दूसरा रेसिस्टेंट हुआ। अगर पैटर्न की बात करें तो यहाँ रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये इसका हेड है एंड शोल्डर अबाउट टू बी मेक। एंड अगर आप इसको लेके चलेंगे तो यहाँ से ये एक हेड है एंड देन ये शोल्डर है। यहाँ से ब्रेकआउट नहीं हुआ। आई थिंक इस रेंज पे ये थोड़ा समय स्पेंड कर सकता है एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट। एंड इसका टारगेट क्या आएगा? अगर आप इसका पूरा हेड लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 34% का, तो आई थिंक ये 2164 रुपये आता है। 2164 का टारगेट आता है, जो कि करंट प्राइस से आपको 55% का रिटर्न देता है। देश की सबसे बड़ी कंपनी आपको 55% का रिटर्न दे रही है। अपॉर्चुनिटी, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इतना लंबा वेट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे स्विंग पे भी खेल सकते हैं। जैसे यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आई थी इस सपोर्ट से। एक बार सब इरेज कर देते हैं ताकि ये मैसेज क्लियर हो जाए। अभी हम बात करते हैं ओनली स्विंग ट्रेड के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट था। आपने अगर इस सपोर्ट पे बाय किया होता तो आपको 14% का रिटर्न मिलता है। एंड हाउ मेनी डेज? इट इज़ जस्ट 70 डेज। 70 डेज में आपको 14% का रिटर्न मिला, जबकि बैंक में आपको एक साल में भी 6% का रिटर्न मिलता है एफडी पे। अगेन यहाँ पर अगर आपने बाय किया होता तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है 10% का। एंड दिस इज अगेन 60 डेज। फिर अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपने यहाँ बाय किया होता सपोर्ट पे एंड सेल किया होता रेसिस्टेंट पे, तो 16% का रिटर्न।
हाउ मेनी डेज? दिस इज अगेन 84 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 डेज। मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी एक स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी है। एंड अगेन अगर आप स्विंग करना चाहते हैं तो 15% के लिए ले सकते हैं यहाँ पर, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे होल्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है। ये सब फंडामेंटल और टेक्निकल देखने के बाद मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूँ मेरा, कि रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये टोटली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचता हूँ। कोई भी बाय या सेल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर पूछिए कि हमें रिलायंस इंडस्ट्री रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री एक ऐसा शेयर है कि आज के दिन में मोस्टली हर एक म्यूचुअल फंड के पास में है। आप देखेंगे हर एक म्यूचुअल फंड का अगर नंबर ऑफ शेयर्स आप देखेंगे तो 5 to 7% का एलोकेशन मिनिमम साइड में रिलायंस इंडस्ट्री पे होता है, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है कि कभी भी ग्रोथ दे देती है और कभी भी स्लो डाउन हो जाती है। स्लो डाउन इसलिए होती है कि वो नए बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अभी रिन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, तो होता है कई बार कि कुछ साल तक वो स्लो डाउन रहता है क्योंकि उसमें डेवलपमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद रेवेन्यू दिखना चालू होता है बैलेंस शीट पे और शेयर का मूवमेंट अप साइड में चालू हो जाता है। कोई भी कंपनी परफेक्ट नहीं होती, बिजनेस है तो रिस्क हमेशा ही होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, चाहे टाटा हो या बिरला हो या रिलायंस हो। मैं तो मेरे पैसे हर शेयर में डिवाइड करके रखता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। हाँ, डेफिनेटली सेफ्टी के हिसाब से रिलायंस अच्छा जरूर लगता है, बट आज भी मेरा 100% एलोकेशन क्या, मैं तो 70% एलोकेशन भी रिलायंस इंडस्ट्री पे नहीं करूंगा। मैं मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखूंगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर डिफरेंट हो सकता है। अब इस कंपनी में सबसे बड़े बड़े रिस्क क्या है? एक तो वैल्यूएशन कंपनी का, ऐसे कंपनी के वैल्यूएशन जनरली कभी सस्ते होते नहीं है। मुझे अभी ये फेयर वैल्यू पे लगता है। ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, इसके चलते ऑयल इंपोर्ट में काफ़ी इश्यू हो सकता है, क्योंकि 50% ऑफ द रेवेन्यू ऑयल से ही आता है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो ये एक सोचने वाली बात हो सकती है। एंड जो नया बिजनेस वो डेवलप कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, कोई ज़रूरी बात नहीं है कि वो उस पर सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। हाँ, मुकेश अंबानी जी के लीडरशिप पे हम जरूर भरोसा करते हैं कि सक्सेस होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बट ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हर बिजनेस पे वो सक्सेस होंगे। तो हमें एक रिस्क साइड, अपना सेफर साइड लेके चलना ही पड़ेगा कि अगर सक्सेस हुआ तो क्या होगा, अगर फेल हुआ तो क्या होगा। तो उसी हिसाब से हमें अपना रिस्क कैलकुलेट करके रखना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतनी बड़ी कंपनी का ग्रोथ करना बहुत डिफिकल्ट है। आप अगर एक छोटे कंपनी को लेंगे तो 50% 40% से ग्रो होती है, बट रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर जो कि अपने इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है, उनका डबल डिजिट में ग्रोथ होना भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, जो कि अभी वो कर रहे हैं। बट ऐसा मैंने चार्ट पैटर्न पे भी दिखाया था कि बीच में 7 से 8 साल तक कोई ग्रोथ नहीं हुआ था। उस फेज पे क्या होता है कि इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें एड ऑन करना है। बट साथ में ये बात भी आती है, अभी मुकेश अंबानी जिंदा है तो उन्हीं के लीडरशिप पे बिजनेस चल रहा है। आने वाले दिनों में उनके बेटे जब बिजनेस को टेक ओवर करेंगे तो क्या वो उतने डेडिकेशन से और उतना ब्रिलियंटली मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। मेरा कॉन्सेप्ट ऐसा है इन्वेस्टिंग का कि मैं जनरली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। हाँ, डेफिनेटली मैं कई बार स्विंग ट्रेड लेता हूँ। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में ही अगर मैं स्विंग ट्रेड लूंगा तो 10 लाख रुपीज़ अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, लेट सपोज मैंने जैसे चार्ट पैटर्न पे बताया कि मुझे 15% का गेन लगता है, तो जैसे ही ये मेरा 10 लाख का 11 लाख या 11,50,000 रुपये हो जाएगा, तो मैं 1,50,000 रुपये जो प्रॉफिट है वो छोड़ के मेरे कैपिटल को विड्रॉ कर लूँगा और मैं वैसे शेयर्स में लगाऊंगा जहां मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है। एंड वो 1,50,000 मैं लाइफ लॉन्ग के लिए छोड़ सकता हूँ। ऐसे कर करके आप स्विंग ट्रेड से अपने प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के लिए, और उससे भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।